नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या 1 में बनने वाले या इकाई संख्या 1 से बनने वाले अब तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन्हीं क्वेश्चंस में से 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इकाई संख्या 1 के। ये 100 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपकी बार आ सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। मतलब यहाँ से क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से आपके क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो यहीं से आपके होंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उन पर मैं जो है स्टार मार्क करता हुआ चलता रहूँगा। हिंदी अनुवाद के बारे में आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी अनुवाद के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। मॉडल पेपर है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए, यह बात आप ध्यान रखेंगे। उससे आगे भी ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। चले, इकाई संख्या 1, ऐसे ही इकाई संख्या 2 से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इकाई 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हिंदी अनुवाद के इकाई संख्या 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट है प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखें, सृजनात्मक को हिंदी में रचनात्मक भी कहा जाता है। सृजनात्मक कहो या रचनात्मक कहो, तो इस साहित्य के अनुवाद में ज़्यादा उपयोगी कौन सा है? पाठ्यधर्मी अनुवाद या प्रभावधर्मी अनुवाद या फिर आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। सृजनात्मक साहित्य में अनुवाद में ज़्यादा उपयोगी कौन सा है? अनुवाद में तो जो प्रभावधर्मी अनुवाद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक अनुवादक का गुण है, क्वालिटी क्या होती है एक अनुवादक की? तो एक अच्छे अनुवादक की क्वालिटी, सबसे पहली बात, बहुज्ञता उसके अंदर होनी चाहिए, यानी वो कई भाषाओं का ज्ञानी होना चाहिए और कई चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। भाषाओं के अलावा उसको सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तमाम प्रकार की परिस्थितियां और तमाम प्रकार के रीति रिवाजों से भी परिचित होना चाहिए, करंट के मुद्दों से परिचित होना चाहिए। विवेकशीलता, वो किसी भी मुद्दे पर अपना विचार तुरंत रखने में समर्थ होना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रतिभा उसके अंदर कूट कूट कर भरी हो, समाज और संस्कृति की भी क्वालिटियों के बारे में जानता हो। स्रोत भाषा, यानी जिस भाषा का अनुवाद करना है उसको स्रोत भाषा। लक्ष्य भाषा, यानी जिस भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा कही जाती है, तो स्रोत भाषा हो चाहे लक्ष्य भाषा हो। दोनों भाषाओं के ध्वनि विज्ञान के बारे में परिचित हो, दोनों के शब्द विज्ञान के बारे में जानता हो, अर्थ विज्ञान और शैली विज्ञान के बारे में वह जानकारी रखता हो। यानी स्रोत भाषा, जैसे मान लेते हैं हमको हिंदी भाषा का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करना है, तो हिंदी यहाँ पर हो जाएगी हमारी स्रोत भाषा, और अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो अंग्रेजी हमारी भाषा हो जाएगी कौन सी? अंग्रेजी जो हमारी भाषा हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी लक्ष्य भाषा, ठीक है। तो हमको हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ध्वनि विज्ञान के जो नियम हैं, दोनों के शब्द विज्ञान के नियम, अर्थ विज्ञान और शैली विज्ञान के नियमों के बारे में हमको परिचित होना पड़ेगा। तो ये सारी विशेषताएं एक अनुवादक के होती हैं, एक अच्छे अनुवादक की ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री को समतुल्य पाठ्य सामग्री के द्वारा प्रतिस्थापित करने को ही अनुवाद कहा? यानी कि एक भाषा की जो पाठ्य सामग्री है दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री को उसके समतुल्य पाठ्य सामग्री के द्वारा प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था कैटफर्ड ने, जेसी कैटफर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अनुवाद की परिभाषा को देते हुए उन्होंने कहा था। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मूल भाषा के संदेश को अर्थ और शैली की दृष्टि से लक्ष्य भाषा में समतुल्य रूप में प्रस्तुत करने को अनुवाद माना है? तो ऐसा विद्वान, उनका क्या नाम है? नाइडा और टेलर। ये क्वेश्चंस परीक्षा में पूछा गया है, नाइडा और टेबर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अनुवाद का किससे संबंध है? ध्वनि विज्ञान और शब्द विज्ञान से, या रूप विज्ञान से, या रूपिम विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ और विज्ञान, शैली विज्ञान? तो बेसिकली सभी विज्ञान से संबंध होता है अनुवाद का, क्योंकि अनुवाद जो होता है उसमें चाहे ध्वनि विज्ञान की बात करें या शैली विज्ञान की बात करें या अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, सभी का जरूरत पड़ती है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है।
तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा समान होती है? तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा समान होती है अंतः भाषिक अनुवाद में। किस अनुवाद में? ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, नोट डाउन कर लें। अंतः भाषिक अनुवाद में जो है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा समान होती वही होती है, ठीक है। जैसे आप रामचरितमानस को एक प्रकार से अवधि में है तो उसको हिंदी में लेकर के, हिंदी की कोई रचना हिंदी में लेकर के हम जब करते हैं तो ऐसा अनुवाद अंतः भाषिक अनुवाद कहा जाता है। अंतर्भाषिक अनुवाद होता है जब हम दो भाषाओं में अनुवाद करते हैं, जैसे अंग्रेजी का हिंदी में करें या हिंदी का अंग्रेजी में करें। आगे देखें, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था। प्रतीक व्यवस्था क्या? यानी कि उसके जो ध्वनि चिन्ह है, ठीक है। जैसे हम आ बोलते हैं तो आ के लिए देवनागरी में ये चिन्ह है, का के लिए ये चिन्ह है, लेकिन वहीं रोमन में आ के लिए ए चिन्ह का प्रयोग और का के लिए के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही प्रतीक चिन्ह है। तो एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था का भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद क्या कहलाता है? बताएं। तो एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था का भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद करना ही क्या कहलाता है? अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रभावधर्मी अनुवाद के संदर्भ में क्या असत्य है इनमें से? तो प्रभावधर्मी जो है अनुवाद के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए, यह सीमित संदर्भ में अनुवाद को देखती है, बिल्कुल ठीक बात है। मूल भाषा की तुलना में स्रोत भाषा के पाठकों की दृष्टि से अनुवाद किया जाता है, ये भी ठीक है। सृजनात्मक साहित्य में ज़्यादा उपयोगी होता है प्रभावधर्मी अनुवाद, बिल्कुल ठीक बात है, ये होता है। यानी ये तीनों बातें जो है ऊपर दी गई, तीनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। और पूछा गया प्रभावधर्मी अनुवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे में आप बहुत बढ़िया अंदाज में चीज़ों को जान पा रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हिंदी अनुवाद से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइएगा। 9वां नंबर प्रश्न, रोजगार की दृष्टि से अनुवाद की संभावना किस क्षेत्र में है? बताएं। रोजगार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मतलब कि अनुवाद की संभावना किस क्षेत्र में है, तो वैसे रोजगार में आप देखेंगे तो संसद और विधानमंडल में अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें आप जा सकते हैं। प्रशासन में दुभाषी अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है। विदेश संबंध और विश्वविद्यालयों में अध्यापन में भी आप जो है अनुवाद से अगर पढ़े हैं कुछ तो आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन, माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का भेद नहीं है? माध्यम के आधार पर अगर देखें तो अनुवाद का इनमें से कौन सा भाग नहीं है या कौन सा भेद नहीं है? देखिए, प्रतीक प्रकार, भाषा प्रकार या लेखन प्रकार। देखिए, वैसे तो यहाँ पर नहीं शब्द काट दीजिएगा, ठीक है। माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का भेद है? तो इनमें से तीनों भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से 11वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, लिप्यांतरण। लिप्यांतरण आप समझते हैं जब एक लिपि का दूसरी लिपि में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था राम, ठीक है। ये लिखा है देवनागरी लिपि में, इसी राम को हम अगर लिप्यांतरण करेंगे तो ये राम हो जाएगा। तो ये आपकी रोमन लिपि है, ठीक है। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। और ये है अपनी देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि। तो इस तरीके से ये आपका रोमन लिपि से देवनागरी से रोमन में कन्वर्ट हो गया, तो ये लिप्यांतरण हो गया, अनुवाद नहीं हुआ, ये लिप्यांतरण है। लिप्यांतरण के विषय में सत्य है, इनमें से कौन सा कथन लिप्यांतरण के संदर्भ में सत्य है? बताएं। देखिए, मूल भाषा के प्रत्येक दृश्य प्रतीक वर्ण का लक्ष्य भाषा में दृश्य प्रतीक के रूप में अंतरण होता है, बिल्कुल ठीक बात है, होता है। यह अंतरण ध्वनि व्यवस्था के नियमों के अनुसार होता है, बिल्कुल ध्वनि व्यवस्था के नियमों के अकॉर्डिंग ही होता है। मूल भाषा के स्वनिम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई होती है का एक लक्ष्य भाषा की एक स्वनिम इकाई में अंतरण होता है, जैसे कि आप देखते हैं आर, तो यहाँ पर जैसे आर है तो इसका रा हो जाएगा। इस तरीके से यही प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था होती है, यही लिप्यांतरण होता है। उपरोक्त तो सभी बातें करेक्ट आंसर हो जाएंगी, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 12 नंबर, स्वानिमिक, जिसको आप फोनेमिक बोलते हैं। तो फोनेमिक अंतरण और लिपि अंतरण में क्या अंतर होता है? इन दोनों में क्या अंतर है भाई? स्वनिमिक अंतरण और लिपि अंतरण में क्या अंतर होता है? तो इसमें से देखें, स्वानिमिक अंतरण केवल ध्वनि परक अंतरण होता है और यह मौखिक माध्यम है। स्वानिमिक अंतरण कैसा है? मौखिक माध्यम होता है।
जबकि लिपियांतरण जो होता है लिखित होता है। स्वनिमिक में क्या होता है, उच्चारण जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, मौखिक होता है, जबकि लिपियांतरण में लिखा होता है। क्लियर। इसके अलावा लिपियांतरण और स्वनिम जो है स्वनिमिक अंतरण में व्याकरणिक और शाब्दिक अंतरण नहीं होता। बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, शाब्दिक अंतरण नहीं होता है, शब्द वही चीजें होंगी लेकिन उच्चारण में थोड़ा सा आपको इधर उधर देखने को मिल सकता है। उपयुक्त दोनों सही हैं इसके अंतर को लेकर के। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, लिपि अंतरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? लिपि अंतरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है इनमें से, बताएं। देखिए सर विलियम जोन्स कर लें, सर विलियम जोन्स ने लिपि अंतरण की इंडो जर्मन पद्धति विकसित करी, बिल्कुल ठीक बात है। 1894 ईस्वी में जिनेवा में प्राच्यविद सम्मेलन का आयोजन किया गया था, बिल्कुल किया गया था। मेनियर विलियम्स ने एक बृहत संस्कृत अंग्रेजी कोश प्रकाशित किया, हाँ सही बात है। तो लिपि अंतरण के संबंध में सही कथन, तीनों कथन सत्य प्रतीत होते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी राइट आंसर होगा। अर्थ की संभावनाओं में शामिल है, अर्थ की संभावनाओं में क्या शामिल है भाई? अर्थ की संभावनाओं में बोधात्मक अर्थ, संरचनात्मक अर्थ और सामाजिक और संस्थाजनिक या स्थानीय मतलब कि संस्थानिक अर्थ भी सम्मिलित होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है इनमें से? परिवहन माध्यम में प्रयुक्त चिन्ह भाषेतर प्रतीक है, या फिर कविता का चित्रकला में परिवर्तन अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है? कौन सा इनमें से कथन सत्य है? 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए परिवहन माध्यम में प्रयुक्त चिन्ह ही भाषेतर प्रतीक है, बिल्कुल ठीक बात है। कविता का चित्रकला में परिवर्तन अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है, ये भी ठीक बात है। यानी उपयुक्त सभी जो है यानी सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर होंगे इसके। 16 नंबर, अनुवाद की महत्ता या आवश्यकता के प्रेरक तत्व हैं। अनुवाद की महत्ता या आवश्यकता के मोटिवेटर जो फैक्टर्स हैं या तत्व हैं वो कौन से हैं? तो इसके जो अनुवादक की महत्ता या आवश्यकता के जो प्रेरक तत्व हैं वो आपके केंद्र और राज्य में बहुभाषिकता, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। सरकारी कार्यालय यानी कि ऑफिशियल जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर, बैंक में, न्यायालय में, इन सभी में अनुवादकों की ज़रूरत पड़ती है, तो अनुवाद की महत्ता इस वजह से है। विधा और विषय के रूप में भी अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है, तो डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त सभी के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहीं पर अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, लाइव लेक्चर्स में जुड़ना है, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको एक SMS करना होगा 9161 93 60 62 पर, ठीक है, 9161 93, ये 9 है, ठीक है, 93 60 62, 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। फिर से लिख दूं मैं नंबर 91 61 93 60 62 पर आप SMS करेंगे, ठीक है। क्या SMS करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फ़ीस जो है पेमेंट कर देना होगा। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं ये फ़ीस। और आपको बता दूँ, जैसे ही आप इसको जो है सेंड करेंगे तुरंत आपको व्हाट्सएप पर जोड़ दिया जाएगा ग्रुप से, और वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहती है। साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जो क्लासेस हो जाती हैं उसकी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे, जो भी क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं या फिर प्राइवेट वीडियोस, तो उन सभी की PDF नोट्स आपको मिलेगी। PDF नोट्स आपकी MCQs क्वेश्चंस की भी PDF नोट्स होगी, ठीक है। साथ ही साथ में आपको लिखित टाइप के क्वेश्चंस की भी PDF नोट्स आपको मिलेगी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर होंगे। इसमें मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, इसमें 3 वीडियो की PDF नोट्स या 4-5 वीडियो की PDF नोट्स आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, जैसे कि महामैराथन क्लास की, ठीक है, महामैराथन क्लास की PDF हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। महासंग्राम की हो जाएगी, ठीक है, मॉडल पेपर की हो जाएगी, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हो जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और किसी भी सब्जेक्ट की, यानी कोई भी सब्जेक्ट आपको, जैसे कि हिंदी है, अब हिंदी के साथ साथ आपका और भी 3-4 सब्जेक्ट आपके होंगे, तो उन सभी की तैयारी से 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो उसकी भी तैयारी आपको इसी में करवा दी जाएगी, आपकी 100 रुपये फीस में ही। इन तीनों, चारों, पाँचों की तैयारी जो सब्जेक्ट है, इन सभी की तैयारी हो जाएगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही बेहतर अंदाज में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जिनको भी जुड़ना है वो फटाफट से जुड़ जाएं, क्योंकि देर न करें, समय आपके पास कम बचा हुआ, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट जाना जाता है। तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से SMS करें 9161
93 60 62 पर हमारे साथ तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास नहीं बचा ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की, हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सभी की मिलेगी, ठीक है। चले 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे, लिप्यंतरण की आवश्यकता क्या है। लिप्यंतरण की आवश्यकता क्या है या क्यों है। देखिए, निजी और विशिष्ट शब्दों के लिए लक्ष्य भाषा के अति प्रचलित शब्द जैसे कि बस, इसके लिए परिभाषिक शब्द और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है लिप्यंतरण की। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाले बहुत क्वेश्चंस आपको अनुवाद में या कार्यालय हिंदी वगैरह में आते रहते हैं। निम्न में से कौन मशीनी अनुवाद की पद्धति है। मशीनी अनुवाद की पद्धति, देखिए सीधे अनुवाद पद्धति, ये भी मशीनी अनुवाद की पद्धति है, ठीक है। अंतःभाषिक या अंतर्भाषिक अनुवाद पद्धति, अंतरण पद्धति, ये सब एक प्रकार से कैसी हैं, मशीनी अनुवाद की पद्धति है। 19 नंबर प्रश्न, अनुवाद के लिए कौन सा शब्द सुमेलित है इनमें से। अनुवाद के लिए कौन सा शब्द इसमें से सुमेलित है। देखिए, अनुवाद के लिए अगर बात की जाए बेटा, तो अनुवाद के लिए सारे शब्द सुमेलित प्रतीत होते हैं। जैसे कि फ्रेंच भाषा में इसको ट्रेडियर कहते हैं, जर्मन में जो है अपर स्टेशन बोलते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे इसमें से। अगला प्रश्न, मशीनी अनुवाद का सफल प्रयास किस वर्ष हुआ। तो मशीनी अनुवाद का सफल प्रयास हुआ था 1945 में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आंग्ल भारती का विकास किस वर्ष हुआ, बताएं। आंग्ल भारती का विकास किस वर्ष हुआ भैया। तो आंग्ल भारती का विकास जो हुआ है वो 1994 में हुआ। आंग्ल भारती का विकास 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है, आंग्ल भारती का विकास किस वर्ष में हुआ, 1994 में। सूसन बेसनेट के अनुसार अनुवाद क्या है। तो सूसन बेसनेट के अनुसार अनुवाद जो है एक पुनर्लेखन होता है, दोबारा से उसी चीज को लिखना होता है। द लोकेशन ऑफ कल्चर बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है आपका। बताएं, द लोकेशन ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। होमी भाभा की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चले 24 नंबर प्रश्न है, जैकबसन ने भाषिक पाठ के अंतरण के 3 आधार किस सिद्धांत के आधार पर माने हैं। तो जैकबसन की अगर बात की है तो इन्होंने भाषिक पाठ के अंतरण के 3 आधार माने हैं, और वो भी प्रतीक सिद्धांत के आधार पर माने हैं, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित कथन किसका है। क्या कथन है, अनुवाद एक संबंध है जो 2 या 2 से अधिक पाठों के बीच होता है, ये पाठ समान प्रकार संपादित करते हैं। यह कथन किसका है अनुवाद के संबंध में। इस कथन को कहा था किसने, हाइलिडे नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह अभिव्यक्त या अदृश्य आदि को भाषा या रेखा या रंग में प्रस्तुत करती है। यह कथन किस विद्वान का है। तो समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह अव्यक्त को भाषा में प्रस्तुत करती है। ये बात कही थी किसने, अज्ञे ने। अनुवाद, इनकी एक पुस्तक है अनुवाद कला और समस्याएं। तो अनुवाद कला और समस्याएं जो कि 1961 में प्रकाशित पुस्तक है, उसी पुस्तक में अज्ञे जी ने बात कही थी, ठीक है, अनुवाद के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अनुवाद कला और समस्याएं पुस्तक 1961 में आई थी। अगला प्रश्न, रूपांतरण प्रजनक व्याकरण पुस्तक है, फेमस पुस्तक परीक्षा में आ सकता है। रूपांतरण प्रजनन प्रकरण पुस्तक के लेखक कौन है। इसको लिखा है नोयम चामस्की ने। नोयम चामस्की, ऑप्शन नंबर इसके सी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखें, अनुवाद विज्ञान के विकास में सहायक वैज्ञानिक वारेन बीबर किस देश के थे। वारेन बीबर जो थे ये एक प्रकार से अमेरिका के थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर आर.एम. के सिन्हा का संबंध कहाँ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी से रहा है। तो प्रोफेसर आर.एम. के सिन्हा का संबंध जो है किस आईआईटी से रहा है। तो ये आईआईटी कानपुर से संबंधित रहे हैं, सी ऑप्शन। आईआईटी कानपुर में अंदर में गया हूँ, टहला हूँ, बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कृत साहित्य में अनुवाद से मिलती जुलती परंपरा रही है। टीका, भाष्य, कोशिका, काशिका या उपयुक्त सभी। देखिए, संस्कृत साहित्य में अनुवाद से मिलती जुलती जो चीजें रही, जैसे देखें टीका हो गई, भाष्य है, काशिका है, तो ये सब जैसे पतंजलि का महाभाष्य या टीकाकार, तो टीका का संस्कृत में ही लिखी जाती हैं, तो वो उसी का एक प्रकार से अनुवाद भी वैसे ही होता है।
तो ऊपर सभी लगा देंगे। जिस मूल भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस मूल भाषा से अनुवाद किया जाता है उसको स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। मशीनी अनुवाद का दूसरा नाम बताएं। मानव आश्रित मशीन अनुवाद या कंप्यूटर आश्रित मशीन अनुवाद, क्या बोलेंगे? मशीनी अनुवाद का दूसरा नाम देखें, मानव आश्रित मशीन अनुवाद कह सकते हैं और कंप्यूटर आश्रित मानव अनुवाद भी कह सकते हैं इसको। ए सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, अनुवाद प्रक्रिया में 6 सोपान किस विद्वानों ने बताए हैं? तो 6 सोपान किसने बताए हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका बाथगेट ने बताया है, बी ऑप्शन। 1976 ईस्वी में प्रत्यक्ष विधि से 1976 में प्रत्यक्ष विधि से अनुवाद की एक परिष्कृत संरचना सामने आई, इसका नाम क्या है? तो अनुवाद 1976 में प्रत्यक्ष विधि से अनुवाद की एक परिष्कृत संरचना सामने आई, इसका नाम है भैया क्या? इसका नाम है सिस्ट्रॉन। अगला प्रश्न, परोक्ष विधि की मशीन अनुवाद परोक्ष विधि की मशीनी अनुवाद में गेटा किस देश की प्रणाली है? बताएं, गेटा जिसको आप कहते हैं गेटा, GETA, ये किस देश की प्रणाली है? परोक्ष विधि की मशीनी अनुवाद में गेटा, तो ये एक प्रकार से फ्रांस की एक प्रणाली है, ठीक है। ये जो गेटा है ये 36 नंबर क्वेश्चन से, अंतर्भाषा विधि के आधार पर मशीनी अनुवाद के लिए विकसित फुजित्सु सिस्टम किस देश का है? बताएं, मशीनी अनुवाद के लिए विकसित सिस्टम है एक फुजित्सु सिस्टम, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ। फुजित्सु सिस्टम जो है ये जापान देश का है। कहाँ का है? जापान का, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन मशीनी अनुवाद के घटक हैं? इनमें से भाषा, मनुष्य या कंप्यूटर या उपरोक्त सभी? तो परोक्ष विधि से मशीनी अनुवाद मतलब कि ये क्या नाम है, मशीनी अनुवाद के घटकों में तीनों शामिल हैं, भाषा भी, कंप्यूटर भी और मनुष्य भी, डी ऑप्शन। 38 नंबर प्रश्न, पदबंध अभिरचना फ्रेज पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? फ्रेज पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो जैसे एलिजा मनोविश्लेषक के रूप में काम करती हैं, स्टूडेंट मानव भाषा की दी गई सरल बीजगणितीय समस्याओं को हल करना, पैरी मनोरोग चिकित्सक की भूमिका। बिल्कुल ठीक, तीनों चीजें सुमेलित हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों सुमेलित हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? देखें कौन सा असत्य देखा गया है। श्रडलू में रोबोट द्वारा मानव भाषा में वार्तालाप, बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है। वुड्स के ल्यूनर के द्वारा ग्रहों के आंकड़ों की संहिता से मानव भाषा में जानकारी, फिल्मोर के कारक व्याकरण से अर्थ को समझने में सुविधा, ये तीनों बातें सही हैं। यहाँ पर यह सत्य कर ले, यहाँ पर सत्य कर ले, असत्य काट दीजिए, सत्य है, तो इनमें से तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, वुड्स के द्वारा प्रतिपादित प्रणाली जो मानव भाषा और कंप्यूटर को जोड़ती है, बताएं। वुड्स के द्वारा प्रतिपादित प्रणाली जो मानव भाषा और कंप्यूटर को जोड़ती है, वह एक प्रकार से कौन सी प्रणाली है? वो प्रणाली कौन सी है? उस प्रणाली का नाम क्या है? पुरावर्ती संक्रमण नेटवर्क RTN और संवर्धी संक्रमण नेटवर्क दोनों ATN, आ और बा दोनों, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, अधिकांश प्रचलित मशीनी अनुवाद प्रणाली किस विधि पर निर्भर करती है? बताएं। अधिकतर या अधिकांश प्रचलित जो मशीनी अनुवाद प्रणाली है वह बेसिकली अंतरण या परोक्ष विधि पर डिपेंड करती है, बी ऑप्शन। भारत में विकसित अनुवाद प्रणाली कौन सी है? इनमें से बताएं। तो भारत में विकसित अनुवाद प्रणाली जो है, इनमें से जो है सभी प्रणालियां, जैसे कि खास करके जो आपकी आंग्ल भारती 1994 में, अनु भारती 1995 में आई, मंत्रा और मात्रा, शक्ति, शिवा, अनुवादक, ये सारे जो है अनुवाद प्रणाली है भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दायित्व अनुवादकों को नहीं है? कौन से दायित्व अनुवादकों के नहीं है पूछा गया, नहीं वाला काट दीजिए, नहीं वाला ये नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से निम्नलिखित में से कौन से दायित्व अनुवादकों के हैं, कर लीजिए, ठीक है। तो सारे दायित्व अनुवादकों के हैं, इनमें से मूल कृति के प्रति निष्ठा, ठीक है, बोधगम्यता और संप्रेषणीयता होनी चाहिए, ठीक है, उद्यमशीलता और निरंतर अभ्यास भी करते रहना चाहिए अनुवादक को,
ये सभी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सारे दायित्व अनुवादकों के ही हैं। यहाँ पर नहीं वाला बिल्कुल गलत हो जाए, नहीं वाला कार्य वो फर्जी लिख गया है। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह परिभाषा किस भाषा वैज्ञानिक की है, बताएं। प्रश्न, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है, यह परिभाषा किस भाषा वैज्ञानिक की है? तो देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा है। बी ऑप्शन परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में तो अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है, यह कथन किसका है? तो भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है, यह कथन किसका है? उदय नारायण तिवारी जी का है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, लिप्यांतरण की आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्न प्रकार के अनुदित शब्द के लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं और परिभाषिक और आगत शब्दों के लिए। बिल्कुल जरूरी है, डी ऑप्शन ऊपर के सभी के लिए। भारतीय भाषाओं में किस भाषा की लिपि में संस्कृत वर्णमाला से स्वानिमिक भिन्नता थी, बताएं। भारतीय भाषाओं में किस भाषा की लिपि में संस्कृत वर्णमाला से स्वानिमिक भिन्नता थी? तो थी गुजराती, बांग्ला, मराठी और ग्रंथ लिपि, ये सभी। डी ऑप्शन। लिप्यांतरण में अंतरण का क्या अर्थ होता है? लिप्यांतरण में अंतरण का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, बदलना। सी ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है, अंतरण पद्धति के अनुवाद के लिए वांछित शब्द सूची। अंतरण पद्धति के अनुवाद के लिए वांछित शब्द सूची जो है वो एक प्रकार से स्रोत भाषा शब्द सूची, द्विभाषिक अंतरण शब्द सूची या लक्ष्य भाषा शब्द सूची, तीनों कह सकते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंतरभाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति की अवस्था है तो विश्लेषण और व्युत्पादन दोनों पद्धतियों की अवस्था होती है। ये अंतरभाषिक मशीनी अनुवाद की पद्धति में दोनों पद्धतियां या दोनों अवस्थाएं होती हैं, व्युत्पादन की भी और विश्लेषण की भी। 51 नंबर पर, सीमित संदर्भ का अनुवाद। सीमित संदर्भ का अनुवाद व्यापक संदर्भ के अनुवाद से किस भेद के समकक्ष है या किस तरीके से अलग होता है, किस भेद के समकक्ष है? तो वो अंतरभाषिक, यानी सीमित संदर्भ का अनुवाद व्यापक संदर्भ के अंतरभाषिक भेद के समकक्ष होता है। बी ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तकनीकी तथा सूचना प्रधान पाठों के अनुवाद में ज्यादा उपयोगी है। तकनीकी तथा सूचना प्रधान पाठों के अनुवाद में ज्यादा उपयोगी होता है पाठधर्मिता। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अनुवाद का महत्व निम्नलिखित किस क्षेत्र में है? देखिए, अनुवाद का महत्व की अगर बात की जाए तो अनुवाद का महत्व साहित्य और तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी जरूरी है, प्रशासन और जनसंचार के लिए भी जरूरी है, सामाजिक संस्कृति का विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए भी अनुवाद की बहुत जरूरत पड़ती है। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अनुवाद को एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों की अन्य भाषा के शाब्दिक प्रतीकों के द्वारा व्याख्या बताई है? अनुवाद की परिभाषा को देते हुए किसने ऐसा कहा कि एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों की अन्य भाषा के शाब्दिक प्रतीकों के द्वारा व्याख्या ही अनुवाद है? ऐसा कहा था किसने? जो है याकोबसन ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से असत्य है? कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनुवाद एक भाषिक भी हो सकता है। बिल्कुल, अनुवाद एक भाषिक हो सकता है, ठीक बात है, एक भाषा में हो सकता है। अनुवाद लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी, ठीक है। लिखित भी अनुवाद होता है, मौखिक भी होता है। जैसे मौखिक अनुवाद, आंसू अनुवाद मौखिक अनुवाद होता है। सहजता व स्वाभाविकता अनुवाद के में आवश्यक है। सहजता स्वाभाविकता बिल्कुल जरूरी, ये भी आवश्यक है। अनुवाद से न केवल भाषा बल्कि अर्थ भी बदलता है। नहीं, अर्थ नहीं बदलता, भाषा बदलती है, अर्थ वही रहता है। तो यही गलत हो जाएगा, यानी यही असत्य है इसका, ठीक है। अनुवाद में भाषा तो बदलती है लेकिन अर्थ नहीं बदलता, तो इसका डी ऑप्शन यही गलत हो जाएगा, यही असत्य है। अगला प्रश्न 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अनुवाद को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाने वाला अनुभव बताया है? यानी एक भाषा अनुवाद एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाने वाला एक अनुभव है, ऐसा किसने कहा? इसको कहा था भट्टनायक ने, ठीक है, भट्टनायक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, किस अनुवाद में दो भिन्न भाषाओं की प्रतीक व्यवस्था के बीच विनिमय होता है?
दो भिन्न भाषाओं की प्रतीक व्यवस्था। तो दो भिन्न भाषाओं की प्रतीक व्यवस्था के बीच में विनिमय होता है वह अंतःभाषिक अनुवाद एक प्रकार से होता है, या अंतर्भाषिक अनुवाद या अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। देखिए, दो भिन्न भाषाओं की प्रतीक व्यवस्था के बीच विनिमय होता है तो वो होता है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 57 का। तो 57 नंबर का इसका सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पाठधर्मी अनुवाद के संदर्भ में क्या असत्य है। पाठधर्मी अनुवाद के संदर्भ में क्या असत्य है। देखिए, यह अनुवाद को सीमित संदर्भ में देखने वाली दृष्टि है। यहाँ मूल भाषा पाठ स्वायत्त माना जाता है। अनुवादक को मूल भाषा पाठ के अभिलक्षणों से अलग अनुदित पाठ की अनुमति नहीं मिलती है। क्या असत्य है। इनमें से कोई असत्य नहीं, सारे सही हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है अनुवाद की भूमिका है साहित्य और विज्ञान के प्रसार तथा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में। बिल्कुल ठीक बात है, जरूरी है। राष्ट्रीय एकता की स्थापना में, शिक्षा के विकास में भी अनुवाद की भूमिका है। भारतीय साहित्य के अध्ययन और सामाजिक संस्कृति के विकास में भी अनुवाद की भूमिका की जरूरत है। इसका डी लगा देंगे ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से प्रश्न बढ़िया है, कौन सुमेलित नहीं है बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनमें से उसे कौन सुमेलित है पूछा गया है, यहां पर नहीं काट दें। देखिए, कैटफर्ड ने प्रतिस्थापन शब्द का प्रयोग किया है अनुवाद के लिए। फाइटोरेन ने अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है। नायडा और टेबर ने पुनर्सृष्टि या अंतरण शब्द का प्रयोग किया अनुवाद के लिए। सारी बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त सभी। प्रतीक प्रकार का कौन सा भेद नहीं है। प्रतीक प्रकार का कौन सा भेद नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतःभाषिक अनुवाद, भाषांतर या अंतर्भाषिक अनुवाद, या प्रतीकांतर या अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। वैसे यहाँ पर नहीं काट दीजिएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीक प्रकार का इनमें से सारे भेद वही हैं प्रतीक के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सामान्य अनुवाद और लिपियंत्रण में अंतर है कि। क्या अंतर है भाई सामान्य अनुवाद और लिपियंत्रण में। सामान्य अनुवाद और लिपियंत्रण में अंतर, पहला अंतर देखें, सामान्य अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ का लक्ष्य भाषा में अर्थपरक और संरचनात्मक अंतरण होता है। बिल्कुल ठीक बात है। सामान्य अनुवाद मौखिक यानी ध्वनि प्रतीक हो सकता है और लिखित अनुवाद दृश्य प्रतीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। लिपि अंतरण में केवल ध्वनि प्रतीकों और दृश्य प्रतीकों का ही अंतरण होता है, व्याकरणिक और अर्थपरक अंतर नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अर्थ नहीं बदलता है, ना व्याकरणिक ज़्यादा अंतर होता है, सब कुछ वही लगभग में रहता है। थोड़ा बहुत अंतर दिखाई पड़ता है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सही हैं तीनों। ये तीनों अंतर होते हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर तो सभी अंतर दिखाई पड़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन से, लिप्यांकन और लिपियंत्रण में कौन सा अंतर है। लिप्यांकन और लिपियंत्रण में कौन सा अंतर होता है। देखें, किसी भी ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों को अन्य दृश्य प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्ति करना ही लिप्यांकन होता है। यानी कि किसी ध्वनि व्यवस्था के प्रतीक चिन्हों को किसी दूसरे या अन्य दृश्य प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त करना लिप्यांकन होता है। यह अंतरण तो माध्यमों के बीच होता है, दो माध्यमों के। लिपियांतरण में दो लिपियों के बीच अंतरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त तो दोनों। संकेतार्थ के निर्माण में किसका योगदान है। संकेतार्थ के निर्माण में किसका योगदान होता है। बाह्य वस्तु का, समाज संस्कृतियों का भी, और प्रयोक्ता का जातीय इतिहास का भी, डी ऑप्शन इन सभी का। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अन्वयंतरण क्या है। अन्वयांतरण क्या है। अन्वयंतर, अन्वयंतर जो होता है ये क्या है। ये भाष्य या टीका भी है, अंतःभाषिक अनुवाद, या शेक्सपियर के गीत नाटकों का चार्ल्स लैब के द्वारा गद्य अनुवाद। ये तीनों है, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 66 देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्भाषिक अनुवाद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से रोमन याकोबसन ने सीमित संदर्भ में केवल इसे ही वास्तविक अनुवाद माना है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ अंतरण की अपेक्षा प्रतिस्थापन पर बल दिया है इन्होंने, ठीक बात है। ये दोनों बिल्कुल सही बातें हैं। आगे देखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एक भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों का किसी अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों के माध्यम से अंतरण को क्या कहा जाता है। तो एक भाषा की ध्वनि व्यवस्था, बढ़िया प्रश्न है, एक भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों का किसी अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों के माध्यम से अंतरण को ही हम लिप्यांतरण कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
भाषा विज्ञान के सॉफ्टवेयरों के प्रयोग से कंप्यूटर यानी मशीन के द्वारा किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो भाषा विज्ञान के सॉफ्टवेयरों के प्रयोग से कंप्यूटर के द्वारा किया गया अनुवाद को हम मशीनी अनुवाद के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। संस्कृत साहित्य अथवा भाषा विज्ञान में अनुवाद का कौन सा संदर्भ है इनमें से? देखिए, प्राप्त से पुनः कथन शब्दार्थ चिंतामणि में दिया गया है। ज्ञातरसस प्रतिपादनम अनुवादे चरणानाम अष्टाध्यायी में है। तो ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए कौन सा शब्द सुमेलित है इनमें से? देखिए, तेलुगु में अनुवादर या फिर अनुवादम शब्द का प्रयोग होता है, उर्दू में तर्जुमा कहते हैं, और कश्मीरी में इसको तरंजुम कहते हैं। ठीक है, तरंजुम। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि। मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास किस वर्ष हुआ? मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का जो विकास हुआ है भैया 1964 में हुआ है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1964 बी ऑप्शन। 72 नंबर, किस विद्वान ने वध धातु का संबंध अनुवाद से माना है? देखिए, वध धातु से वाद शब्द की उत्पत्ति होती है, वाद माने विचार, और उससे अनुप्रत्यय जुड़ करके अनुवाद शब्द बनता है, ऐसा भोलानंद तिवारी जी ने बताया था। बी ऑप्शन। कौन सा दशक अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद का काल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। कौन सा दशक अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद का काल कहा जाता है? तो भैया 1970 का दशक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अली थिसरीज ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक बड़ी फेमस है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्ली थिसरीज ऑफ ट्रांसलेशन 1920 में प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा फ्लोरा रास एमॉस ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, अंग्रेजी कन्नड़ मशीनी अनुवाद का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? अंग्रेजी कन्नड़ मशीनी अनुवाद का जो है विकास जो हुआ है ये हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ। अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों में शब्दार्थ चिंतामणि, पाणिनि के अष्टाध्यायी और संस्कृत कल्पद्रुम ये सब शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। विचारों की एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। यह कथन अनुवाद के बारे में किसने कहा था? परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो यह अनुवाद की परिभाषा दी थी देवेंद्र नाथ शर्मा ने। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सार्थक अनुवाद के आवश्यक तत्व हैं। सार्थक अनुवाद के आवश्यक तत्वों में आपका कथ्य का अंतरण होता है, संप्रेषण और संस्कृति का अंतरण, ये सब होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, अनुवाद विज्ञान से संबंधित विद्वान डॉक्टर सतोशी नाकामुरा किस देश से संबंधित हैं? तो सतोशी नाकामुरा की अगर बात की जाए तो यह जो हैं जापान से रिलेटेड हैं। अनुवाद से संबंधित बी चंद्रशेखर अनुसंधान केंद्र, बी चंद्रशेखर अनुसंधान केंद्र किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो ये किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है भैया? ये अन्ना विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी करते चलेंगे, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार आते रहते हैं। चलें, प्रश्न है, एक भाषाई समाज की खास वस्तु जो एक प्रयोक्ता के लिए किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है उसको अनुवाद की परंपरा में क्या कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है। एक भाषाई समाज की खास वस्तु जो एक प्रयोक्ता के लिए किसी दूसरी भाषा या दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है उसको अनुवाद की परंपरा में हम लोग क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। ये ऑप्शन। मूल भाषा से जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम मूल भाषा से जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्य भाषा। अगला क्वेश्चन, नाइडा द्वारा रेखांकित अनुस्वार प्रक्रिया में 3 सोपानों में कौन सा गलत है? इनमें से बताएं, 3 सोपानों में कौन सा गलत है? देखिए, 3 सोपानों में बिल्कुल 3 सोपानों में कौन सा सही है कर लें, इस पर गलत नहीं, कौन सा सही है, चूंकि यहाँ पर तीनों सही हैं। विश्लेषण, फिर उसका अंतरण किया जाता है, फिर उसके बाद पुनर्रचना करी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ऊपर तो सभी सही हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मशीनी अनुवाद की पद्धतियों में निम्न में से कौन सम्मिलित
है? प्रत्यक्ष विधि, अंतर्भाषा विधि या परोक्ष विधि, ये सभी संकलित हैं। ठीक है, मशीनी अनुवाद के बारे में पूछा जा रहा है, मशीनी अनुवाद की पद्धतियों में कौन एक प्रकार से सम्मिलित है इनमें से? तो ये सभी सम्मिलित हैं। यहाँ पर नहीं काट दीजिए, इसमें नहीं अधिकतर चीजें हैं वो काट दीजिए छोटा, तो ये थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, परोक्ष विधि की मशीनी अनुवाद में सूसी किस देश की विधि है? सूसी, मशीनी अनुवाद की पद्धतियों में सूसी जो कि है किस देश की एक प्रकार से विधि अनुवाद की? तो सूसी जो है जर्मनी की विधि अनुवाद की, बी ऑप्शन। शब्दों और अर्थों के विश्लेषण में कृत्रिम वृद्धि का प्रयोग करने वाले विद्वान, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। शब्दों और अर्थों के विश्लेषण में कृत्रिम विधि का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है रोजर एकांक और योटिक बिल्किस, दोनों ने किया था, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, मशीनी अनुवाद निम्न में से किस प्रणाली पर आधारित है? नियम आधारित प्रणाली है, उदाहरण आधारित प्रणाली भी है और सांख्यिकी आधारित प्रणाली भी है। डी ऑप्शन पर सभी पर आधारित है मशीनी अनुवाद। तो मशीनी अनुवाद जो है इन सभी प्रणालियों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, मशीनी अनुवाद के लिए सर्वप्रथम 1945 में प्रयास करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो उनका नाम क्या था भैया? वारन बीबर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ड्यू बूथ भी इसमें साथ है, इसका नाम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद का काल आधुनिक निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद काल निम्नलिखित में से कौन सा है? 1970 का दशक, ए ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। देखिए 1990 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए रोजर सैक के संकल्पनात्मक निर्भरता सिद्धांत में अर्थपरक संबंधों को आरेख के द्वारा दिखाया गया है। रिक ब्रिगास ने संस्कृत के कारक व्याकरण को उत्तम बताया। ये दोनों बातें बिल्कुल सही प्रतीत है, ये दोनों बातें सही हैं, यानी कि ये दोनों सत्य हैं। असत्य काट दी, कौन सत्य हैं? तो ये दोनों सत्य हैं। द्विभाषिक अनुवाद के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर प्रणाली, द्विभाषिक अनुवाद के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर प्रणाली जो है वो आपकी जैसे कि एटलस 1, एटलस 2, पिबट हो गया, मीडियम पैक, माइक्रो पैक, टॉप, ये सभी हैं, टॉप्स वगैरह। डी ऑप्शन। मशीनी अनुवाद में वास्तविक शुद्धता की कितनी संभावना होती है? मशीनी अनुवाद में वास्तविक शुद्धता की जो संभावना होती है 70 से 90% तक होती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है 93 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से गुण अनुवाद में होने चाहिए, एक अनुवादक में होने चाहिए? कौन से गुण? देखें, सृजनात्मक प्रतिभा होनी चाहिए, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की जानकारी होनी चाहिए विधिवत तरीके से, व्यापक जीवन अनुभव होना चाहिए और शैली का ज्ञान होना चाहिए, जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी रखना चाहिए एक अनुवादक को। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं अनुवादकों से नहीं की जानी चाहिए? देखिए, विश्वसनीय अनुवाद, अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण और विषय अनुरूप भाषा विज्ञान। वैसे तो ये सारे दायित्व अनुवादकों के हैं, यहाँ पर नहीं काट दी चूंकि नहीं यहाँ पर गलत आ गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं अनुवादकों से की जानी चाहिए? एक अनुवादक से हम ये सारी अपेक्षाएं कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो एक अनुवादक का, विश्वसनीय अनुवाद करे वो, ठीक है, और विषय के अनुरूप भाषा विज्ञान का प्रयोग करे, ठीक है। उपरोक्त तो सारे दायित्व अनुवादकों के हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला प्रश्न, अनुवादक स्वरीति से तो चल नहीं सकता बल्कि स्व से शून्य होने की प्रक्रिया उसके लिए आवश्यक होगी, यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था भैया जैनेन्द्र ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन आ चुका 96 नंबर प्रश्न है, एक भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों को किसी अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया को लिपि यांत्रण कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, इसी को लिपि यांत्रण कहते हैं, ए ऑप्शन। परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ। लिपि यांत्रण की इंडो जर्मन पद्धति किसने विकसित करी थी? इंडो जर्मन पद्धति लिपि यांत्रण की किसने विकसित करी थी? इंडो जर्मन पद्धति बताएं, इंडो जर्मन पद्धति किसने विकसित करी थी? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर विलियम जोन्स ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत ग्रंथों का तमिल में लिपियांतरण करने के लिए प्रारंभ में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? मलयालम, उड़िया, कन्नड़ या ग्रंथ? बताएं।
तो संस्कृत ग्रंथों का तमिल भाषा में लिपियांतरण करने के लिए जो है ग्रंथ लिपि का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लिपियांतरण का प्रकार है? इनमें से लिपियांतरण का प्रकार कौन सा है भैया? देखें, मार्फोलॉजी यानी शब्दात्मक, ध्वन्यात्मक लिपि मतलब लिपियांतरण भी होता है और मिश्रित भी होता है। तीन उपरोक्त सभी प्रकार के लिपियांतरण देखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 100वां नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष अनुवाद पद्धति की अवस्था है। देखिए, विश्लेषण, व्युत्पादन और अंतरण, ये प्रत्यक्ष अनुवाद पद्धति की अवस्था, तीनों अवस्थाएं होती हैं। डी ऑप्शन नंबर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, लगभग 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में मैंने बता दिया आपको बहुत ही कम समय में। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाएंगी। बाकी जो है यूनिट नंबर 2 की क्लास भी जल्दी आपके समक्ष आएगी, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में हम लोग चर्चा करेंगे लगभग 80 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी लोग तैयारी करिए इसके लिए, और जल्द ही आपके समक्ष आएगा। इससे पहले हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यूज़ दिया, सोशियोलॉजी का एमसीक्यूज़ आपको शायद दिया, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम एमसीक्यूज़ मैं लगातार आपको दे रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी का भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जियोग्राफी का भी मैंने दे दिया होगा शायद, जियोग्राफी का नहीं, सोशियोलॉजी का हो गया है, ठीक है। हाँ, जियोग्राफी का मैंने 2 यूनिट का दे दिया है। तो ऐसे और भी सब्जेक्ट के आपके आएंगे, शिक्षा शास्त्र का आ जाएगा, ठीक है। हिंदी का आज ये यूनिट का 1 हो गया, यूनिट 1 का हो गया, यूनिट 2 का भी आ जाएगा, तो फिर आगे आता रहेगा ऐसे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।